स्कूल का एक प्रतिभाशाली लेवल 3 का जादूगर स्टूडेंट था, लेकिन मिशन पूरा करने के बाद वो मारा गया। सुरजन ने बहुत दुखी स्वर में कहा, मेरी रिक्वेस्ट पर ही मास्टर्स द्वारा लेवल 3 के इस मिशन की घोषणा की गई है। सुरजन ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों से साफ था कि वो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। इस बात से वो कितना परेशान, दुखी और गुस्से में था, ये उसके हाव भाव से साफ पता चल रहा था। वो काल चक्र विद्यापीठ में सबसे अच्छे जादूगर स्टूडेंट्स में से एक था। असल में सुरजन देवालय परिवार का दूसरा वारिस था। उसने हॉल के चारों ओर देखा और अचानक उसकी आंखें चमकने लगी। उसने रहस्यमयी अंदाज में कहा, कातिल चाहे जो भी हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी आंखें लाल लग रही थी, जैसे वो खून से भर गई हो। अपनी बात कहकर सुरजन फौरन हॉल से निकल गया। वहां खड़े बाकी लोग इस बारे में बात करने लगे। अरे ये हमें उकसा रहा है, किसी ने गहरी आवाज में कहा। अभय मर गया, ये उनके परिवार की आपसी रंजिश हो सकती है, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। अब लोग नृपति परिवार के बारे में चर्चा करने लगे। अभिमन्यु कोने में खड़ा दीवार पर मिशन सूचना पृष्ठ पर नजर डालने के लिए अपना सिर उठा रहा था। उसने पढ़ा, सूचना पेज, प्रतिशोध काल चक्र विद्यापीठ से जो भी अनादर करते हैं वो अपने पापों का भुगतान करेंगे। बदला, काल चक्र विद्यापीठ में रहते हुए जिसने भी अनादर किया हो उनके पापों का हिसाब होगा। मूल इनाम 50 नियमित जादुई पत्थर, खतरे का लेवल हाई लेवल। ये शब्द लाल रंग में लिखे गए थे। जिसने भी इसे लिखा था वो कातिल की जान मांग रहा था। अभिमन्यु थोड़ी देर के लिए पेज को देखता रहा, फिर वहां से चला गया। अंधेरे कॉरिडोर में गायब होने से पहले उसने अपनी कमर पर बंधी चांदी की क्रॉस गार्ड तलवार को छुआ। 1 महीने बाद काल चक्र विद्यापीठ से कुछ दूरी पर एक अत्यंत प्राचीन शहर का दृश्य। शहर के प्रवेश द्वार पर लोगों का एक समूह पुल पर खड़ा था। उनमें से कुछ लोग ग्रे तो कुछ लोग काले पोशाक पहने हुए थे। उन सभी के वस्त्रों के पीछे काले क्रॉस का प्रतीक चिन्ह था और उन्होंने सर के ऊपर हुड पहना हुआ था। हुड ने सभी के चेहरे का अधिकांश हिस्सा ढक दिया था। उस ग्रुप का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के हाथ में एक लंबा काला डंडा था और दाहिने कंधे पर एक काला कबूतर बैठा था। उस शख्स ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अपने डंडे को जमीन पर जोर से पटका और गहरी आवाज में कहा, मैं यहां यह बताने के लिए नहीं आया हूं कि यह मिशन हर बार की तरह कितना खतरनाक है, इसलिए आपके पास जो भी गुप्त हथियार है कृपया उनका प्रयोग अवश्य करें। अगर आप मिशन पूरा करते हैं तो मेरा परिवार इनाम को दुगना कर देगा। उसने कहना जारी रखा, 2 गुना? क्या तुम्हारे पास अब भी इतने जादुई पत्थर बचे हैं? काले वस्त्र पहने पुरुषों में से एक ने पूछा। हम कैसे मान लें कि आप हमसे झूठ नहीं बोल रहे हैं? उसने आगे कहा, मुझे पता है कि देवालय परिवार अब कमजोर हो गया है, लेकिन हमारे पास जादुई पत्थरों की कमी नहीं है। ग्रुप के लीडर ने जवाब देते हुए कहा, हमें आपके वादों पर भरोसा है जादूगर सुरजन। चलो चलते हैं, कोई समय बर्बाद मत करो, चलो। सफेद ड्रेस पहने हुए एक जादूगर ने कहा। इस ग्रुप में केवल 3 जादूगर थे, जबकि बाकी सभी जादूगर स्टूडेंट्स थे जो इन तीनों जादूगरों की योजना का पालन कर रहे थे। यह ग्रुप 10 लोगों का था, जिनमें ज्यादातर जादूगर स्टूडेंट्स थे। अभिमन्यु ग्रुप के बीच में था। उसकी पीठ पर किसी धातु का धनुष बना हुआ था। वो इस ग्रुप में किसी औसत जादूगर स्टूडेंट की तरह लग रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें लेने के लिए 3 काली गाड़ियां आईं। अभिमन्यु बीच वाली गाड़ी में बैठ गया। 4 अन्य जादूगर स्टूडेंट्स भी उसी गाड़ी पर सवार हो गए, जिनमें 2 लड़कियां और 2 लड़के थे। जीरो, क्या तुम इन लोगों की विशेषताओं की जांच कर सकते हो? अभिमन्यु ने पूछा। एक एक करके सबकी जांच हो रही है, जानकारी आपके सामने दिखाई जा रही है, जीरो ने बताया।
अभिमन्यु ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी नजरों के सामने हल्के नीले रंग में डेटा दिखाया जा रहा था। तभी उसने अपने सामने एक पुरुष जादूगर स्टूडेंट को देखा। नमस्कार, मैं अभिमन्यु हूं। अब मैं नेगेटिव एनर्जी फैकल्टी से हूं। मैं प्लान किए गए हमलों में माहिर हूं। मुझे लगता है कि मुझे आपसे बाद में खबर लेने की जरूरत पड़ेगी, अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे जरूर, चिंता ना करे, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं परिवर्तन विभाग से अंगद हूं। अंगद, ताकत 0.91, चुस्ती 1.1, सहन शक्ति 3.1, मानसिक शक्ति 4.7, लेवल 2 का जादूगर स्टूडेंट। अंगद का डेटा अभिमन्यु के सामने था। अभिमन्यु ने बाकियों का भी अभिवादन किया। उसने पाया कि वे सभी एक दूसरे से बातचीत करने में थोड़े अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे, लेकिन अभिमन्यु का उद्देश्य तो उनकी विशेषताओं की जानकारी हासिल करना था, तो वो अपने काम में लग गया। जीरो एक निश्चित दूरी से इस तरह का डेटा आसानी से प्राप्त कर सकता था। इस तरह के मिशन में शामिल होने वाले लोग अक्सर गरीब हुआ करते थे, लेकिन उन्हें अपने कौशल पर पूरा भरोसा था। जीरो को काशवी नाम की एक लड़की के पास एक विशेष वस्तु भी मिली। अभिमन्यु ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बात करने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने चुप रहने का फैसला किया। हर कोई स्टेज 2 पर था, लेकिन शायद काशवी इस ग्रुप में सबसे मजबूत थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास एक विशेष वस्तु थी। उनमें से बाकी अभिमन्यु की तरह ही औसत से थोड़ा सा ऊपर थे। दूसरी लड़की का नाम रमिता था। काशवी थोड़ी मोटी थी, जबकि रमिता सेक्सी लग रही थी। उनके भूरे वस्त्र ऐसे लग रहे थे जैसे कई बार उन्हें रफू किया गया हो। यह स्पष्ट था कि वे वास्तव में गरीब थे। 1.5 महीने बाद गाड़ियां रास्ते में एक छोटे से शहर में प्रवेश करती हैं। कई रईस जैसे दिखने वाले लोग धैर्यपूर्वक और विनम्रता से शहर के बाहर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने शहर में इस ग्रुप का स्वागत किया और उन्हें एक प्राइवेट बंगले में ले गए। जाने से पहले यह ग्रुप रात भर उसी स्थान पर रुका जहां अभय की हत्या हुई थी। उन्होंने एक और दिन की यात्रा की और एक घाटी में पहुंच गए। घाटी में धुंध छाई हुई थी और आसमान में बादल। जमीन की घास मर चुकी थी, लेकिन चारों ओर छोटे छोटे पत्तों वाले हरे भरे पेड़ मौजूद जरूर थे। कोहरे से ढके होने के कारण अभिमन्यु बड़ी मुश्किल से दोनों ओर की पहाड़ियों को देख पा रहा था। जमीन पर चुपचाप पड़े हुए पत्थर अजीब लग रहे थे। कभी कभी छोटे जानवर घास के ऊपर गुजरते, जिससे घास पर थोड़ी हलचल हो जाती और लोगों का ध्यान उन पर चला जाता। अभिमन्यु का ध्यान उन छोटे जानवरों पर था कि तभी लोहे का कवच पहने हुए तलवारबाजों का एक ग्रुप घाटी के प्रवेश द्वार पर उनका इंतजार करता हुआ दिखाई दिया। ग्रुप का एक व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए उस व्यक्ति की ओर गया जो कि समूह का लीडर लग रहा था। मास्टर सुरजन, आप आ गए। हमने पहले ही पूरी घाटी को हर तरफ से बंद कर दिया है। अब एक पक्षी भी यहां से बचकर नहीं निकल सकता, उस आदमी ने कहा। अच्छा है, प्रवेश द्वार की रखवाली करते रहो, हम आगे बढ़ेंगे और उनसे निपटेंगे, सुरजन ने सिर हिलाते हुए कहा। ग्रुप के लीडर ने भी सिर हिलाया और उसने सुरजन के पीछे खड़े लोगों पर एक नजर डाली। यह व्यक्ति जादूगरों का सम्मान तो करता था, लेकिन उनसे डरता भी था। अभिमन्यु ने जब लीडर के गुणों की जांच की तो हैरान रह गया। लीडर एक शीर्ष स्तरीय शूरवीर था। घाटी में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने चला गया। उसने अपने धातु के धनुष से एक काले पंख वाले तीर को चारों ओर घुमाते हुए छोड़ा। जैसे ही सबने यह देखा, ग्रुप सतर्क हो गया। ग्रुप को सड़क पर चलने की आदत थी, इसलिए किसी ने घाटी में चलने को लेकर शिकायत नहीं की। सभी आसपास की जगहों का जायजा ले रहे थे और ऐसा करते हुए कोई भी थकान महसूस नहीं कर रहा था। अगर बिल्कुल नए स्टूडेंट्स इस तरह के मिशन पर आते तो वो इसे बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते थे। बादलों ने पूरी तरह से आकाश को ढका हुआ था और अचानक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई पड़ी। ग्रुप का नेतृत्व कर रहे सुरजन ने ऊपर देखा। बारिश होने वाली है, सुनो, बारिश होने वाली है, हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं,
सब लोग सावधान हो जाओ, उसने अपना सिर घुमाकर कहा। आप दोनों कृपया आसपास के इलाकों की छानबीन करें। मैं अपने जादू का उपयोग करके हत्यारे को ट्रैक करता हूं, सुरजन ने दो जादूगरों की ओर मुड़ते हुए कहा। चिंता ना करें, आपने हमें वो चीजें दी हैं जो हम चाहते थे। हम आपकी अच्छी सेवा करेंगे। काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। सफेद पोश जादूगर ने सिर हिलाया लेकिन कुछ कहा नहीं। कुछ देर चलने के बाद वे एक गड्ढे के पास पहुंचे। उसकी गहराई लगभग आधा मीटर थी और वो एक विशाल कटोरे की तरह दिख रहा था। उसकी सतह बहुत चिकनी लग रही थी। दोस्तों, हम यहां हैं, सुरजन ने हाथ ऊपर उठाकर ग्रुप को आगे बढ़ने से रोकने का संकेत किया। सभी लोग अपने पोजीशन पर आ जाओ और सावधान रहो। ध्यान रहे कोई भी सुरजन को छूने ना पाए, काले कपड़े वाला आदमी चिल्लाया। उस जगह के बीच में तीन जादूगरों के साथ एक घेरा बनाने से पहले स्टूडेंट्स ने प्रतिक्रिया में सिर हिलाया और हां कहा। अभिमन्यु घेरे के अंदर अपना लंबा धनुष पकड़े हुए खड़ा था। उसने क्षेत्र को समझने के लिए चिप का इस्तेमाल किया। अभिमन्यु ने सवालिया नजरों से सुरजन की ओर देखा। सुरजन अपने कांधे पर डंडे को पकड़े हुए गड्ढे के बीच में खड़ा था। अचानक अभिमन्यु को अपने पैरों के नीचे छोटे छोटे बवंडर दिखाई देने लगे। ये हवाएं धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। बवंडर आपस में टकराने लगे और सुरजन को घेर लिया। घास उखड़ गई और शाखाएं जमीन के भीतर खिंचती चली गईं। चारों ओर से सब कुछ सुरजन की ओर खिंचा चला रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद बवंडर कमजोर होने लगा। लेकिन उससे पहले यह दृश्य लगभग 1 मिनट तक चला। आखिरकार बवंडर के थोड़ा शांत होने पर अभिमन्यु सुरजन को फिर से देख पाया। सुरजन ने अभी भी डंडे को अपने कांधे पर पकड़कर रखा हुआ था, लेकिन अब वो थका थका सा लग रहा था। तुम मुझसे बच नहीं सकते, सुरजन चेहरे पर एक क्रूर भाव लिए चिल्लाता है। सब लोग सुने, हमारी बाईं ओर एक सुरंग है, वो सब यही छिपे हैं। चलो इन कुत्तों का स्वागत करते हैं, उसने चिल्लाना जारी रखा। उसके बोलने के बाद गड्ढे के पास से एक पेड़ से एक सफेद पंख वाला तीर सनसनाहट के साथ सुरजन की ओर बढ़ा। उसी वक्त एक हरे रंग की आकृति पेड़ से कूदी और तीर चलाने के बाद जंगल में भाग गई। इससे पहले कि वो तीर सुरजन की आंख तक पहुंच पाती, तीर की गति बीच में ही कम हो गई और वो गिर गई, क्योंकि एक अदृश्य बाधा सुरजन की रक्षा कर रही थी। अरे भागते कहां हो, मेरे पास आओ कमीनों, सुरजन खतरनाक लहजे में गरजा। यहां कुल 18 पुरुष, 5 महिलाएं और 8 बच्चे हैं। मैं इन सब कुत्तों की औलादों की आत्मा को सूली पर लटका दूंगा। जितने भी वयस्क दिख रहे हैं उन्हें मार डालो और बच्चों के साथ जो चाहो वो करो। अगर आप अपने लिए इनमें से कोई सुंदर महिला रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, सुरजन ने सुंदर महिलाओं की तरफ देखते हुए कहना जारी रखा। तभी सुरजन ने हवा में अपनी ओर आती हुई एक तीर पकड़ी और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अभिमन्यु ने सुरजन की उंगली पर एक चमकती हुई अंगूठी देखी। कल्पित बौने, अभिमन्यु ने आश्चर्य से बुदबुदाते हुए कहा। अरे क्या कहा तुमने? कल्पित बौने, लकड़ी वाले, अभिमन्यु के पास खड़े अंगद ने कहा। वे जरूर लकड़ी के कल्पित बौने ही हैं, नहीं तो वो अभय की हत्या नहीं कर पाते। कल्पित बौनों के अलावा बाकी जातियों में इस तरह का कांड करने की हिम्मत नहीं है, रमिता ने कहा। वे जादूगर के पीछे चलते हुए बात कर रहे थे और जल्दी से सुरंग की ओर बढ़ रहे थे। कोई सामान्य तीरंदाज कल्पित बौनों को खास नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन अगर किसी तीरंदाज के पास बेहतरीन प्रतिभा होगी तो भी वो उसके लक्ष्यों को बदल सकते थे। बेरंग सूली पर लटका दो इन्हें, इनकी आत्मा कांप जानी चाहिए। जिसका विश्वास जितना मजबूत होगा उससे उतना ही दर्द मिलेगा। लीडर सुरजन अभी भी पूरी तरह से गुस्से में था। क्या कहा तुमने? क्या यहां कल्पित बौने रहते हैं? अभिमन्यु ने हैरानी से पूछा। मेरे देश में तो ये बस कहानियों में थे, एक स्टूडेंट ने कहा। क्या कहा? सचमुच कहानियों में? मैं बता रही हूं यहां आसपास ज्यादा कल्पित बौने नहीं हैं, क्योंकि हम हर साल कई कल्पित बौने पकड़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज किसी ना किसी बौने को तो मैं जरूर पकड़ के ले जाऊंगी। और इन गुलामों को देखो तो जरा,
इतने सुंदर गुलाम हैं, इनकी तो बड़ी अच्छी कीमत मिलेगी, मैं तो इन्हें बेच दूंगी, छवि ने उत्साह से कहा और उसने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ लिया। बाकी लोग भी काफी एक्साइटेड दिख रहे थे। अभिमन्यु ने लकड़ी के कल्पित बौने की कीमत के बारे में अनुमान लगाया और जल्दी से सुरंग के प्रवेश द्वार की ओर कुछ ढूंढने लगा। यह सुरंग डालियों और सूखी घास से ढका हुआ था। अभिमन्यु के चेहरे का रंग बदलने लगा, मानो जैसे उसे किसी खजाने तक पहुंचने का कोई रास्ता मिल गया हो। क्या अभिमन्यु कल्पित बौनों को पकड़कर अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा, या फिर वो भी सुरजन के बदले की आग में जल जाएगा? सुरजन प्रवेश द्वार पर खड़ा हो गया और उसने अपने बगल में व्हाइट ड्रेस वाले जादूगर को देखा। जादूगर ने अपना हाथ उठाया और उसने जादू करना शुरू करते हुए अंधेरी गुफा की ओर इशारा किया। अभिमन्यु हैरानी से देख रहा था। उसने ऐसी भाषाएं कभी नहीं सुनी थी। अभिमन्यु यह जानता था कि मंत्र लिखने के लिए कुछ खास भाषाओं का उपयोग किया जाता था, लेकिन अभिमन्यु अभी तक केवल 2 भाषाएं ही जानता था, अनमाग और एल्फिश भाषा। जादूगर के मंत्रों की तेज आवाज घाटी में गूंज उठी। अचानक उसके हाथ से कोहरा निकला और गुफा के चारों तरफ फैलने लगा। सुरजन अपने चारों तरफ देख रहा था और अपने कंधे पर बैठे कबूतर को सहलाते हुए कुछ कहने लगा। उसने धीरे से कबूतर को छुआ। कबूतर के पंख को छूते ही वो अंधेरे में उड़ गया। उन कल्पित बौनों को ढूंढो। उनके पास केवल एक योद्धा और एक जादुई वस्तु है। उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है, तो इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे। सुरजन ने बेपरवाही से कहा और हंसने लगा। स्लीपिंग फॉग उन लकड़ी के कल्पित बौनों को जल्दी ही नींद में सुला देगा, और ये मेरे लिए एक आसान मिशन की तरह लगता है। व्हाइट ड्रेस वाले जादूगर ने मजाकिया लहजे में कहा। बिल्कुल सही कहा जादूगर भाई, सच में मुझे भी यही लगता है। यह कहकर काले कपड़ों वाला जादूगर भी थोड़ी राहत महसूस कर रहा था और वो भी हंस रहा था। फटाक! अचानक सफेद जादूगर का सिर तरबूज की तरह टुकड़ों में बिखर गया और हर जगह खून फैल गया। उस दृश्य को देखकर हर कोई दंग रह गया। अपने हाथों से अपने चेहरे पर लगे खून को पोंछने के बाद सुरजन को अभी भी समझ में नहीं आया कि आखिर यह अचानक हुआ क्या। तभी कहीं से जादू टोने की एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। अनुराजी! सुरजन ने हैरानी से चिल्लाकर बोला। किसी ने अनुराजी को मार डाला। हिम्मत है तो सामने आओ। तभी काले कपड़े वाले जादूगर को आखिरकार एहसास हुआ कि ऐसा क्या हुआ जिससे उसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी। उसने अपनी छाती को जोर से थपथपाया। उसकी आंखों से सफेद रोशनी निकलने लगी। शांत हो जाओ, ये एक भ्रम है, काले कपड़े वाले आदमी ने कहा। सुरजन ने अपनी लाठी से जमीन पर जोर से वार करने के साथ एक जादू किया। अचानक उसके पैरों के नीचे ग्रीन लहरें दिखाई देने लगी और सभी के बीच फैल गईं। ग्रुप के बीच में खड़े अभिमन्यु को कुछ अजीब सा लगने लगा। लहरों के खत्म होने के बाद उनके सामने का दृश्य बदल गया। उसने सामने सफेद वस्त्र वाले जादूगर को देखा, जिसकी पीठ दीवार से सटी हुई थी और वो सफेद रोशनी से घिरा हुआ था। उसी वक्त एक छोटी हरी लड़की, जिसके पंख एक मक्खी के समान थे, हवा में उसके चारों ओर उड़ रही थी। अपने पंखों से अवरोध पर खरोंचे मारती हुई ऊंची आवाज में हंस रही थी। लड़की एक मानव सिर के आकार की थी और उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे। उसकी त्वचा और छोटे बाल गहरे हरे रंग के थे। वो बिल्कुल एक इंसान की तरह दिखती थी, लेकिन उसके शरीर से हरा तरल टपक रहा था, जिससे तेज बदबू आ रही थी। अभिमन्यु ने देखा, तरल के जमीन पर गिरने के बाद घास जमीन पर नष्ट हो गई। कुछ तरल के संपर्क में आने के बाद काली राख में बदल गए। ऐसा लग रहा था कि घास जलकर राख हो गई हो। यह हरी आत्मा है, उड़ने वाली लड़की। उसी लड़की की पहचान को सफलतापूर्वक पहचानने में सक्षम होने के बाद कोई चिल्लाया। तभी एक जादूगर स्टूडेंट ने फिर से हरी आत्मा की ओर जादू किया। अभिमन्यु ने एक सफेद लेजर को जादूगर स्टूडेंट के हाथ से निकलकर ग्रीन आत्मा की छाती से टकराते हुए देखा।
हालांकि अभिमन्यु ने यह भी देखा कि उस हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था। ग्रीन आत्मा की छाती के सामने लेजर को रोक के जमीन पर गिरने से पहले हरी बर्फ का एक टुकड़ा दिखाई दिया। अभिमन्यु ने तुरंत ग्रीन आत्मा की ओर एक तीर चलाया, जिससे उसके शरीर पर एक छेद दिखाई देने लगा। जरा भी चोट की परवाह ना करते हुए वो अपनी तेज आवाज में हंसती रही। ग्रीन आत्मा जादूगर से दूर चली गई और जादूगर स्टूडेंट्स की ओर उड़ान भरने लगी। यह देखकर अभिमन्यु को पता चल गया कि वे किसी बड़े खतरे में हैं। अज्ञात कण तेज गति से आ रहा है। बेस्ट योजना, पीछे हटें और झुकें। जीरो ने जल्दी से चेतावनी दी। अभिमन्यु ये सुनते ही सचेत हो गया और वो तुरंत पीछे हटकर झुक गया। किसी अनजान जीवित प्राणी की सीमा के भीतर विश्लेषण किया जा रहा है। फोर्स पावर का पता चला। विश्लेषण विफल रहा। खतरा, कृपया भाग जाएं। जीरो लगातार रिपोर्ट करता रहा, लेकिन अभिमन्यु के पास इसे सुनने का बिल्कुल भी समय नहीं था। मौके पर मौजूद अंगद और बाकी जादूगर स्टूडेंट्स डर से चिल्ला रहे थे। अभिमन्यु ने चारों ओर देखा। उनमें से लगभग 7 को उस हरी लड़की ने अपने पंजे से उनके चेहरे पर मारकर घायल कर दिया था, जिससे वे दर्द से चीखते चिल्लाते जमीन पर गिर पड़े। उनमें से केवल एक ने किसी तरह के जादू से हमला को रोका, लेकिन बाकियों का घास जैसा ही हाल हो गया। वे कुछ ही सेकंड में काली राख में बदल गए। लिपिका, मुझे पता है कि ये तुम हो, सुरजन चिल्लाया। हरी आत्मा हंसती रही। पहले हमले के बाद उसने अब हमला करना बंद कर दिया और हमला किए बिना बाईं ओर मुड़ गई और एक काले कपड़े वाली महिला के कंधे पर जाकर बैठ गई। उस महिला ने चांदी का एक हेडबैंड पहना था। उसका आकर्षक चेहरा था और उसके बाल लंबे और सुनहरे थे। वो महिला वन देवी की तरह लग रही थी। ग्रीन आत्मा ने अब हरे तरल को गिराना बंद कर दिया और महिला के कंधे पर बैठी रही। मैं जानता था, सुरजन परेशान स्वर में बोला। उसके पीछे खड़े अन्य 2 जादूगरों ने भय के साथ महिला को देखा। तुमने मेरे भाई को क्यों मार डाला? सुरजन ने चिल्लाकर पूछा। तुम क्या सोचते हो, क्यों मारा होगा मैंने? महिला कहते हुए हंस पड़ी। वो महिला अन्य जादूगरनियों की तरह ही एक जादूगरनी थी। उनमें से किसी ने भी मृत जादूगर स्टूडेंट्स की परवाह नहीं की। हमले से बचे लोगों को देखकर अभिमन्यु थोड़ा निराश महसूस कर रहा था। उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स के चेहरे पीले पड़ गए थे और वे बिना कोई हलचल किए झाड़ी में छिपे हुए थे। आप लोग अब जा सकते हैं, सुरजन ने जादूगर स्टूडेंट से कहा। जादूगर स्टूडेंट्स अब राहत भरे भाव के साथ उठ खड़े हुए और महिला को घूरते हुए वे सभी सावधानी से पीछे हट गए। अभिमन्यु भी उनके साथ चला गया, जबकि सुरजन अकेला वहां डटा रहा। महिला जादूगर उन पर नजर डाले बिना उन 3 जादूगरों से बात कर रही थी। जादूगर स्टूडेंट पीछे हटते जा रहे थे। वे केवल तभी रुके जब वे चारों को अपनी दृष्टि से नहीं देख सकते थे। ये महिला हरी आत्मा को नियंत्रित कर सकती है। ये दुष्ट जादूगरनी है, क्या वो सुरजन को मार देगी? उनमें से एक ने धीमी आवाज में पूछा। तो अब क्या करें, वापस जाए क्या? छवि ने पूछा। उसने अपनी छड़ी कसकर पकड़ रखी थी। मेरे ख्याल से अब लीडर जादूगरों का इंतजार करने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, छवि ने बेचैनी से कहा। जब से अभिमन्यु ने मिशन लेना शुरू किया था, तब से लेकर यह अब तक का सबसे खतरनाक मिशन था और अभी की स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक थी। हरे तरल की सिर्फ एक बूंद उसे राख में बदल सकती थी। हम यहां सिर्फ समय बर्बाद करते हुए इंतजार नहीं कर सकते। हमें उस महिला को मारने में सुरजन की मदद करनी चाहिए, अभिमन्यु ने जोश के साथ कहा। असल में वो ग्रीन आत्मा जादुई काली पीठ में बहुत प्रसिद्ध थी। क्योंकि वो आत्मा को नियंत्रित कर सकती थी, इसलिए वो वहां खास शक्ति मानी जाती थी। छवि आखिरकार उठ खड़ी हुई और उसने चिंतित भाव से कहा, हमें वापस जाकर सुरजन की मदद करनी चाहिए। आप जा सकती हैं, लेकिन हम यही रहेंगे, पुरुष जादूगर स्टूडेंट्स में से एक ने कहा। वो बिल्कुल उस जगह पर वापस नहीं जाना चाहता था। तुम समझ नहीं रहे,
अगर सुरजन मारा गया तो हम भी उस महिला के हमले से नहीं बच पाएंगे। छवि चिल्लाई। लेकिन अगर हम जाते हैं तो वो हमें राख का ढेर बना देगी। पुरुष जादूगर स्टूडेंट ने उत्तर दिया। सुरजन ने हमें जाने के लिए कहा क्योंकि मदद के लिए हम कुछ नहीं कर सकते थे। अगर हम उसके पीछे भी जाएं तो भी स्थिति नहीं बदलेगी। मेरा सुझाव है कि हम प्रवेश द्वार पर वापस जाएं और सुरजन के शूरवीरों को सूचित करें कि वहां क्या हुआ। रश्मिता ने घबराते हुए कहा। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं, पुरुष जादूगर स्टूडेंट ने कहा। ठीक है, चलो प्रवेश द्वार पर चलते हैं, छवि ने कहा और उसी रास्ते से लौटने लगी जहां से वे आए थे। उसके ग्रुप ने उसका अनुसरण किया। कुछ ही देर में वे प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। वहां अंधेरा हो चुका था। वहां रखवाली करने वाले शूरवीरों में से कोई भी नहीं था। अरे सबके सब कहां चले गए? छवि ने पूछा। उन्होंने प्रवेश द्वार के आसपास सुराग ढूंढने की कोशिश की, फिर भी उन्हें कुछ भी काम का नहीं मिला। अचानक कहीं से एक चिड़िया की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। जादूगर स्टूडेंट्स ने आवाज कहां से आ रही है इसकी खोज की। वो आवाज पहाड़ की चोटी के एक पत्थर के किनारे पर बैठे एक बर्फ की तरह सफेद उल्लू की थी, जो अपनी छोटी छोटी आंखों से केवल उन लोगों को ही देख रहा था। उल्लू को देखते ही अभिमन्यु के भीतर एक अजीब सी सनसनी फैल गई। उसने तुरंत अपने तरकश से एक काले पंख वाला तीर निकाल लिया और धनुष को खींच लिया। अरे वो देखो, सफेद उल्लू! उसने छवि को कुछ याद दिलाया और वो दहशत में चिल्लाई। जादुई काली पीठ! ये तो जादुई काली पीठ के जादूगर है, सुमेरु नाम है इनका। छवि ने अपनी छड़ी से उल्लू की ओर जादू कर दिया और उसकी छड़ी की नोक पर हरी बत्ती की एक बिंदु सी बन गई। एक कीचड़ जैसा हरा पदार्थ छड़ी की नोक से अलग हो गया और मुट्ठी के आकार का हरा गोला बन गया। छवि ने फिर से अपनी छड़ी लहराई और वो गेंद उल्लू की ओर फेंका। तभी अभिमन्यु ने भी उल्लू पर निशाना साधा और तीर चला दी। ठीक उसी समय किसी ने चांदी का खंजर उसकी ओर फेंका, बिल्कुल उसी समय जब अभिमन्यु ने तीर चलाई। उल्लू ने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर चढ़ने लगा। एक छोटा बवंडर अचानक उसके बगल में दिखाई दिया, जो तीर और खंजर को रोकते हुए उन्हें धक्का दे रहा था। वो उल्लू एक भयानक आवाज में चिल्ला रहा था। वो खंजर, जिसने सफलतापूर्वक उल्लू की तरफ अपना निशाना बनाया हुआ था, अपने लक्ष्य से चूक गया। यहां तक कि वो कीचड़ जैसा हरा गोला भी अपने लक्ष्य में विफल हो गया और वो उल्लू के पास पत्थर के टुकड़े पर गिर गया। उल्लू ने जोर से शोर किया और घाटी में उड़ गया और एक कोने में मुड़ने से पहले ही गायब हो गया। हमें चलना चाहिए, रमिता बहुत जोर से चिल्लाई। उसके हाफने से ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता हो कि आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। छवि सही कह रही है, स्कूल वापस जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, अभिमन्यु ने गंभीर स्वर में कहा। यहां के गार्ड पहले ही मारे जा चुके हैं। अगर हम थोड़ी देर और यहां रहे तो हम में से कोई नहीं बचेगा। बाकी सभी लोग अभिमन्यु के सुझाव से तुरंत ही सहमत हो गए। आखिर जान खोने का डर किसी नहीं होता। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि आप सुरजन को बचाना चाहते हैं या नहीं, बस हमें मत मरवाओ, रमिता चिल्लाई। चलो वापस चलते हैं, हम पहले ही उस उल्लू द्वारा पहचान लिए गए हैं, छवि ने जल्दी से कहा। अब अभिमन्यु ने जल्दी से नक्शा निकाला और अपने स्कूल वापस जाने का रास्ता खोजने लगा। वो सबको रास्ता दिखाते हुए आगे आगे चलने लगा। छवि वहां से अचानक गायब हो गई। ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप वापस घाटी में चली गई हो। घाटी और स्कूल के बीच में एक बड़ा जंगल था। अगर जादूगरों ने उनका पीछा करने का फैसला किया तो उनका ग्रुप जिंदा नहीं बच पाएगा। हालांकि किसी ने भी उनका पीछा नहीं किया, बल्कि उन्हें जाने दिया। शायद उन सबकी किस्मत अच्छी थी, या यहां कोई और ही बात थी जिसकी गंभीरता से अभिमन्यु का ग्रुप अभी तक अनजान था। उन्हें जंगल पहुंचते पहुंचते रात हो गई। यह कंफर्म करने के बाद कि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा है, सभी ने थोड़ा आराम करने का फैसला किया। शुरुआत में यह मिशन 10 लोगों से शुरू हुआ था, लेकिन अब ग्रुप में सिर्फ 4-5 लोग ही जिंदा बचे थे। जब सभी थोड़ा रिलैक्स हो गए
तो उन्होंने वहां पर एक कैंप फायर जलाया। आग की रोशनी ने अभिमन्यु के चेहरे को लाल रंग से रंग दिया। वो अब आग की रोशनी में नक्शे को देखकर स्कूल वापस लौटने का रास्ता समझ रहा था। दूसरे स्टूडेंट्स भी नक्शे को पढ़ने लगे। अचानक जादूगर स्टूडेंट्स में से एक ने कैंप फायर के चारों ओर काले बीज जैसा कुछ डाला। मेरे अंदाज से शायद हमें स्कूल से लगभग 10 दिन की दूरी पर होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर जादूगर हमारे पीछे आते हैं तो हमें शिविर की रखवाली बारी बारी से करने की जरूरत है, रमिता ने कहा। यह बदला लेने वाला मिशन नहीं रह गया है, क्योंकि जादुई काली पीठ स्वयं इसमें शामिल है। हमें स्कूल लौटना चाहिए और इसकी सूचना हमारे स्कूल को देनी चाहिए, महिला जादूगर स्टूडेंट्स में से एक ने कहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि अगर हम अपने स्कूल को यह संदेश ना दें तो वो हमें जाने देंगे, अभिमन्यु ने गंभीर स्वर में कहा। क्या इन सभी की जान वाकई खतरे में है? क्या अभिमन्यु खुद को और अपने ग्रुप को सही सलामत लेकर अपने स्कूल वापस लौट पाएगा?